बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्हीं की बनाई आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। 453 पेज के इस फैसले में 78 साल की हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया गया है। पिछले साल जुलाई में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। अगस्त 2024 में भारी विरोध प्रदर्शनों और तख्ता पलट के बीच वो ढाका छोड़कर भारत आ गई थी और तब से यहीं रह रही हैं। अब बांग्लादेश ने भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। आइए समझते हैं इस खबर के हर पहलू को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेख हसीना को फांसी की सजा हुई क्यों है, उनके ऊपर लगे आरोप कौन से हैं। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर 5 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप है हत्या की कोशिश और यातना देना। चार्जशीट के मुताबिक हसीना ने पुलिस और अवामी लीग को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया और हिंसा रोकने में नाकाम रही। आरोप नंबर 2, हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। तीसरा आरोप 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि हसीना और दूसरों ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। आरोप नंबर 4, 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। ये भी कहा गया है कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद और साजिश की वजह से हुई। 5वें आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात कही गई है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। इन सभी मामलों में शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे असद-उज-जमान खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस केस के तीसरे आरोपी और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मौत की सजा नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ 5 साल की जेल हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली और सरकार की तरफ से गवाह बनकर केस में मदद की। मामून पर आरोप है कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सितंबर में जब वो सरकारी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए तब उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याएं शेख हसीना और असद-उज-जमान के आदेश पर हुई। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मामून ने देश और पीड़ितों के परिवारों से औपचारिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद ट्राइब्यूनल ने उनकी सजा 5 साल कर दी। अब आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत से शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। तो क्या भारत को बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल का फैसला मानना कानूनी मजबूरी है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे से अपराधियों को मांग सकते हैं। बांग्लादेश का कहना है कि यह भारत की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वह हसीना को वापस भेजे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। संधि में कुछ महत्वपूर्ण छूट भी दी गई हैं। सबसे अहम है आर्टिकल 6(1) जो कहता है कि अगर कोई अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। शेख हसीना का मामला पूरी तरह से राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ा है। उन्हें एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान हटाया गया था, इसलिए भारत ये तर्क दे सकता है कि ये मामला राजनीतिक है, आपराधिक नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 8(3) भी महत्वपूर्ण है जो कहता है कि अगर गुजारिश सद्भावना से नहीं की गई या न्याय के हित में नहीं है तो भारत मना कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बांग्लादेश सरकार की मांग राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है। तो कानूनी तौर पर भारत पर कोई बड़ी मजबूरी इस तरह से नहीं है कि वो उनकी मांगों को माने। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, जैसा हमने देखा, संधि में राजनीतिक अपराधों के लिए छूट है। दूसरा, हसीना भारत की लंबे समय की सहयोगी रही हैं। उनके शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर थे। तीसरा और सबसे अहम कारण है कि भारत को ये ट्रायल ही संदिग्ध लगता है। हसीना को बिना उनकी मौजूदगी के सजा सुनाई गई है। उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने भी इस ट्रायल को सही नहीं माना है। भारत सरकार ने अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बांग्लादेश की शांति और स्थिरता के हित में काम करेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत किसी भी परिस्थिति में हसीना को नहीं सौंपेगा। अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तब क्या होगा?
तो भारत बांग्लादेश के संबंधों में तनाव आ सकता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि हसीना को शरण देना एक बेहद अनफ्रेंडली एक्शन है। उन्होंने ये भी कहा कि मानवता के खिलाफ अपराधियों को शरण देना न्याय की अवहेलना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत इस सामूहिक हत्यारे को शरण देता रहा तो ये हॉस्टाइल एक्शन माना जाएगा। जमात इस्लामी और बीएनपी जैसी पार्टियों ने भी भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग की है, लेकिन इससे ज्यादा इस मामले में कुछ हो नहीं सकता। बांग्लादेश भारत को मजबूर नहीं कर सकता और पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के संबंध वैसे भी खराब रहे हैं। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा हमले हुए हैं, जिससे भारत चिंतित है। इसलिए लगता तो यही है कि भारत इस मामले में अपना रुख बदलने वाला नहीं है। शेख हसीना ने भी साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश लौटने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस फैसले को धांधली बताया है। उनका कहना है कि इस सजा कट्टरपंथी अधिकारियों की साजिश है जो उन्हें और उनकी पार्टी अवामी लीग को खत्म करना चाहते हैं। सुनिए शेख हसीना ने क्या कहा। हसीना अभी भारत में है और भारत ने उन्हें सुरक्षा दी हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो कितने समय तक भारत में रह पाएंगी, लेकिन फिलहाल वो बांग्लादेश लौटने के मूड में नहीं दिख रही हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी इस फैसले को पूरी तरह अवैध बताया है। उनका कहना है 100 दिन के अंदर ये ट्रायल किया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सजीब से मेरे सहयोगी नीरज कुमार ने बात की, सुनिए। सर, वहाँ की सरकार ने, बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना जी के प्रत्यर्पण की मांग की है, आप कैसे देखते हैं? ये आपको एक्सट्रेडिशन अगर करना होता है तो एक लीगल सरकार चाहिए, और जो राय होता है, विचार होता है, वो भी आप लीगल से करना होता है। एक सजाना नाटक के लिए अंदर तो ये संभव नहीं है। यानी आपको लगता है कि ये फैसला लीगल नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राडिशन भी लीगल हो नहीं सकता? एग्जैक्टली, ये कैसे होता है? शेख हसीना और उनके बेटे जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल पर सवाल उठा रहे हैं, उसको 2010 में अवामी लीग सरकार ने ही बनाया था, और इसका नाम ही सिर्फ इंटरनेशनल है, हकीकत में ये घरेलू अदालत है। दरअसल 2008 के चुनावों में अवामी लीग ने वादा किया था कि वो 1971 के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाएगी। इसी वादे को पूरा करने के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया गया। इसका कानूनी आधार आईसीटी एक्ट 1973 है। ये संसद के कानून से बनी सबसे शक्तिशाली अदालतों में से एक है, जो किसी भी नेता, मंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है और ट्रायल के बाद सजा दे सकती है। इसके जज स्वतंत्र प्रक्रिया से चुने जाते हैं और कोई सरकार इनको हटा नहीं सकती। जांच एजेंसी किसी मंत्रालय को नहीं बल्कि सीधे ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट करती है। आईसीटी ने हसीना की सरकार के दौरान जमात इस्लामी और बीएनपी के बड़े नेताओं जैसे गुलाम आजम, मीर कासिम अली और सलाहुद्दीन कादिर चौधरी को सजा दी है, और अब उसी ट्राइब्यूनल ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कानूनी रूप से शेख हसीना के पास अपील का अधिकार है। वो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी अड़चन है। ट्राइब्यूनल के नियमों के मुताबिक अपील करने के लिए पहले उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी उन्हें बांग्लादेश लौटना होगा और खुद को अदालत के सामने पेश करना होगा। ये विकल्प हसीना के लिए बेहद खतरनाक है। अगर वो बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई तो नहीं मिलेगी। इसलिए हसीना का भारत में रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है। दूसरा विकल्प यह है कि वो भारत में ही रहें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखें। वो मीडिया के जरिए अपनी बात कह सकती हैं और राजनीतिक समर्थन जुटा सकती हैं। उनके बेटे सजीब वाजिद पहले ही इस फैसले को राजनीतिक साजिश करार दे चुके हैं और इसके खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। शेख हसीना का मामला भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी राजनयिक चुनौती बन गया है। कानूनी तौर पर भारत पर हसीना को सौंपने की कोई मजबूरी नहीं है। प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक अपराधों के लिए छूट है और हसीना का मामला साफ तौर पर राजनीतिक है। हसीना के पास अपील का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें बांग्लादेश लौटना होगा। फिलहाल वो भारत में ही सुरक्षित हैं और यहीं से अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। ये पूरा मामला आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करेगा और यही भारत सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे।